तो आज हम सर्दियों और सेहत की बात करने वाले हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसे मुझे लगता है हम सबने शायद हमेशा से गलत ही समझा है। हमारे पास उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुरेले के साथ हुई एक बातचीत के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश है। और हमारी कोशिश ये समझने की है कि जिस मौसम को हम बीमारियों का गढ़ मानते हैं, उसे आयुर्वेद सेहत बनाने का सबसे बड़ा मौका क्यों कहता है। तो चलिए इसी सोच को जरा पलटते हैं। सबसे पहले उसी आम धारणा से शुरू करते हैं कि सर्दियां मतलब खांसी, जुकाम, जोड़ों का दर्द और पता नहीं क्या-क्या। ऐसा लगता है जैसे ये मौसम आता ही हमारी इम्यूनिटी को चैलेंज करने के लिए है। बिल्कुल। पर मजे की बात यह है कि आयुर्वेद का नजरिया इससे 180 डिग्री अलग है। जी। और यही यही आयुर्वेद की सबसे खूबसूरत बात है। हम जिसे समस्या समझते हैं वो उसे एक अवसर की तरह देखता है। आयुर्वेद के अनुसार शीत ऋतु रोगों की नहीं बल्कि शरीर को बल, ओज और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी देने वाली ऋतु है। असल में ये वो समय है जब हम आने वाले पूरे साल की सेहत की नींव रख सकते हैं। प्रकृति हमें एक मौका दे रही है कि हम अपने शरीर को रिचार्ज कर लें, मजबूत कर लें। एक मिनट, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। आयुर्वेद पूरे नैरेटिव को ही पलट रहा है। हम सब सोचते हैं अरे सर्दियां आ गई, बीमारियों से बचो, स्वेटर पहनो, बाहर मत निकलो। जबकि आयुर्वेद कह रहा है सर्दियां आ गई हैं, चलो पूरे साल की सेहत बनाने की तैयारी करो। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन ऐसा क्यों? इस मौसम में ऐसा क्या खास होता है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बना देता है? देखिए, इसका पूरा संबंध हमारी पाचन शक्ति से है, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि या पाचन अग्नि कहते हैं। जठराग्नि, ठीक है। चाने के लिए उसे अंदर की ओर खींचता है, अपने कोर में। इस प्रक्रिया में हमारी पाचन अग्नि बहुत बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी भट्टी को चारों तरफ से ढक दें तो अंदर की आग और तेज हो जाती है। वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी है। तो इस तेज हुई पाचन अग्नि का मतलब है कि हमारा शरीर जो हम खाते पीते हैं उसे बेहतर तरीके से पचा सकता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को सोख सकता है। बिल्कुल सही। इस मौसम में हम जो भी पौष्टिक आहार लेते हैं वो अच्छी तरह पचकर शरीर की सभी 7 धातुओं को, मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, जी। सबको पुष्ट करता है। इसीलिए आयुर्वेदाचार्यों ने इसे बलवर्धक ऋतु कहा है, मतलब बल बढ़ाने वाला मौसम। लेकिन यहाँ एक आधुनिक जीवन शैली से जुड़ा सवाल आता है। मैं वही पूछने वाली थी। हम तो 24 घंटे हीटर और ब्लोअर वाले माहौल में रहते हैं। घर में गर्मी, गाड़ी में गर्मी, ऑफिस में भी गर्मी। तो क्या हमारा शरीर इस वजह से ये जो प्राकृतिक फायदा है उसे खो नहीं रहा है? शरीर को तो शायद पता ही नहीं चल रहा कि बाहर असल में ठंड है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। हमारी जो बेसिक शारीरिक प्रोग्रामिंग है वो तो मौसम के हिसाब से ही चलती है। लेकिन हाँ, लगातार आर्टिफिशियल गर्मी में रहने से हम उस प्राकृतिक अग्नि को कुछ हद तक कमजोर जरूर कर देते हैं। शरीर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा। इसीलिए आयुर्वेद संतुलन की बात करता, सुविधा का उपयोग करें पर प्रकृति से पूरी तरह कटे नहीं। थोड़ी देर बाहर की ताजी ठंडी हवा में निकलना शरीर को याद दिलाता है कि मौसम कौन सा चल रहा है। ठीक है, समझ आया। तो एक तरफ हमारी पाचन शक्ति अपने चरम पर है, लेकिन फिर भी वो जोड़ों का दर्द, वो रूखी त्वचा, वो सुबह उठते ही नाक बंद होना, ये सब क्यों होता है? अगर शरीर इतना मजबूत हो रहा है तो फिर ये सारी तकलीफें कहाँ से आ रही हैं? ये तो एक पहेली जैसा लगता है। ये पहेली नहीं, ये संतुलन का खेल है। देखिए, प्रकृति में जब ठंडक और रूखापन बढ़ता है तो हमारे शरीर में भी वात दोष बढ़ जाता है। वात दोष? वात का गुण ही है रूखापन, ठंडापन और गति। इसके साथ ही ठंड की वजह से शरीर में कफ दोष, जिसका गुण भारीपन और चिकनाई है, वो जमा होने लगता है, बहता नहीं है, वो गाढ़ा हो जाता है। अच्छा, तो क्या हम वात दोष को शरीर के अंदर की हवा या मूवमेंट का सिद्धांत समझ सकते हैं कि सर्दियों में जब ये बिगड़ता है तो चीजें सूखी और कर्कश हो जाती हैं, जैसे कोई मशीन बिना तेल के चल रही हो? आपने इसे बहुत अच्छे से समझा। बिल्कुल यही बात है। और कफ दोष को आप शरीर का लुब्रिकेंट या मॉइस्चर समझ सकते हैं, जो ठंड में गाढ़ा हो जाता है। जैसे शहद को फ्रिज में रख दें तो वो जम सा जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। अब इन दोनों को जोड़कर देखिए। बढ़ा हुआ वात जोड़ों के बीच के नेचुरल लुब्रिकेंट को सुखा देता है, जिससे दर्द और जकड़न होती है। त्वचा की नमी छीन लेता है,
जिससे वो फटती है। हम्म। और जमा हुआ कफ जब ठंड के संपर्क में आता है तो वो छाती और नाक में जम जाता है। जिससे सर्दी जुकाम और खांसी होती है। जी। कमाल है। तो मतलब मेरी फटी हुई एड़ियां असल में बड़े हुए वात का नतीजा है और सुबह की बंद नाक उस जमे हुए शहद यानी कफ का। ये जानने के बाद तो इन समस्याओं को देखने का नजरिया ही बदल गया। तो अगर समस्या रूखापन और ठंडक है तो इसका समाधान भी जरूर चिकनाई और गर्मी से जुड़ा होगा। आयुर्वेद इसके लिए क्या कहता है? आयुर्वेद का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है तैल अभ्यंग, यानी तेल की मालिश। ये बढ़े हुए वात को शांत करने का रामबाण उपाय है। सरसों या तिल के तेल को हल्का गुनगुना करके पूरे शरीर पर मालिश करना। ये सिर्फ त्वचा को मुलायम ही नहीं बनाता, बल्कि ये मांसपेशियों को आराम देता है, जोड़ों को चिकनाई देता है और रक्त संचार को बढ़ाकर शरीर में गहरी गर्मी पैदा करता है। ये सुनने में तो बहुत ही शानदार लगता है, एक लग्जरी की तरह। लेकिन पूरी ईमानदारी से बताइए, आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में रोजाना तेल मालिश के लिए कौन वक्त निकालेगा? सुबह उठते ही ऑफिस की जल्दी होती है। क्या इसका कोई 5 मिनट वाला शॉर्टकट है जो उतना ही असरदार हो? मैं आपकी बात समझता हूं और आयुर्वेद बहुत प्रैक्टिकल है। आपको रोज 1 घंटे का स्पा ट्रीटमेंट नहीं लेना है। आप नहाने से सिर्फ 10 मिनट पहले भी ये कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट? जी। और अगर उतना भी समय नहीं है तो सिर्फ अपने जोड़ों पर, घुटने, कोहनी, कंधे और पैरों के तलवों पर तेल लगा लें। ये वो जगह हैं जहां वात सबसे ज्यादा जमा होता है। अच्छा। इसे विलासिता नहीं, शरीर की जरूरत समझिए। जैसे आप गाड़ी में ऑयलिंग करवाते हैं ना, हाँ, ये शरीर की ऑयलिंग है। शरीर की ऑयलिंग, ये याद रखने के लिए अच्छा है। और खाने पीने के बारे में क्या? यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? क्योंकि एक तरफ भूख ज्यादा लगती है तो लोग कुछ भी तला भुना खाने लगते हैं। सबसे बड़ी गलती है उस प्रबल हुई जठराग्नि पर ठंडा पानी डाल देना। ओह। यानी फ्रिज से निकाली ही चीजें खाना या ठंडा पानी पीना। ये उस भट्टी को बुझाने जैसा है जिसे प्रकृति ने हमारे लिए जलाया है। नतीजा, खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा और आम यानी टॉक्सिन्स बनाएगा। सर्दियों में शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए गर्म, ताजा, पौष्टिक और थोड़ा भारी भोजन जैसे घी, मेवे, दालें, बाजरा, मक्का, गुड़, ये सब शरीर के लिए औषधि की तरह काम करते हैं। हाँ हाँ, तो मतलब सर्दियों में घी वाले पराठे और मेवे खाने की मेरी जो इच्छा होती है, वो असल में मेरे शरीर की हजारों साल पुरानी बुद्धिमानी है जो मुझसे बात कर रही है। ये तो दिन की सबसे अच्छी खबर है। कुछ हद तक हाँ, बस मात्रा का ध्यान रखना होता है। सही बात है। और घर में कुछ आसान सी चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकती हैं, जैसे च्यवनप्राश का सेवन करना, जिसमें आंवला और दर्जनों जड़ी बूटियां होती हैं। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में चुटकी भर हल्दी डाल के पीना। ये एक तरह से प्राकृतिक एंटीबायोटिक है और शरीर की सूजन को कम करता है। हाँ, ये तो दादी नानी का नुस्खा है। बिल्कुल। और तुलसी अदरक का काढ़ा तो हर घर में बनता ही है, वो कफ को जमने नहीं देता। हमने शरीर की ऑयलिंग और फ्यूल की बात कर ली, लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए मूवमेंट भी तो जरूरी है। आलस भी तो बहुत आता है सर्दियों में। इसमें योग और प्राणायाम की क्या भूमिका है? योग की भूमिका बहुत गहरी है, खासकर सूर्य नमस्कार। इसके 12 आसन पूरे शरीर में गर्मी और ऊर्जा का संचार करते हैं। अच्छा। ये आलस्य को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। प्राणायाम में भस्त्रिका और कपालभाति जैसी क्रियाएं ये शरीर में ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करती हैं, जो उस जमे हुए कफ को पिघलाने में मदद करती हैं। और अनुलोम विलोम नाड़ियों को साफ करके मन को शांत करता है। आपने मन की बात की तो यहीं पर मेरा अगला सवाल है। सर्दियों में जो एक उदासी सी छा जाती है, बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता, जिसे मॉडर्न साइंस में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्या इसका भी कोई संबंध आयुर्वेद के इन सिद्धांतों से है या ये सिर्फ रजाई का आराम है? नहीं नहीं, ये सिर्फ आलस या रजाई का कमाल नहीं है। इसका सीधा संबंध कफ दोष के बढ़ने से है। कफ का एक गुण गुरु यानी भारीपन भी है। भारीपन? जी। जब ये शरीर में बढ़ता है तो मन में भी भारीपन, आलस्य और एक तरह की नकारात्मकता लाता है। ऊपर से सूरज की रोशनी कम मिलना इसे और बढ़ा देता है। आयुर्वेद में हजारों साल पहले से इस मानसिक भारीपन की बात की गई है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान वही है जो शारीरिक समस्याओं का है, अनुशासन। सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना उस जड़ता को तोड़ता है। और सबसे जरूरी है आतप सेवन यानी धूप का सेवन। धूप का सेवन? रोज 15-20 मिनट धूप में बैठना सिर्फ विटामिन डी के लिए नहीं है, ये कफ को पिघलाता है और सीधे सीधे हमारे मूड को बेहतर करता है।
ये एक प्राकृतिक एंटी डिप्रेसेंट है। ये सारी बातें उन लोगों के लिए और भी जरूरी हो जाती हैं जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही थोड़ी कमजोर होती है, जैसे बच्चे और बुजुर्ग। उनके लिए कोई खास सलाह? बिल्कुल, इन दोनों ही समूहों में शरीर का संतुलन जल्दी बिगड़ता है। बच्चों में कफ की समस्या ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें मीठी ठंडी चीजों से बचाना चाहिए। और बुजुर्गों में वात की समस्या यानी दर्द और रूखापन वो ज्यादा होता है। तो दोनों के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, ठंडी हवा के सीधे संपर्क से बचाना, और दूसरा, नियमित रूप से गुनगुने तेल की मालिश। बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं और बुजुर्गों के जोड़ों का दर्द और जकड़न कम होता है। और हाँ, कोई भी समस्या होने पर घरेलू नुस्खों पर बहुत ज्यादा निर्भर ना रहकर डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत को अगर हमें अपने सुनने वालों के लिए एकदम आसान बनाना हो, अगर किसी को कल सुबह से सिर्फ 4 नियम अपनाने हो, 2 करने वाले और 2 न करने वाले, तो वो क्या होंगे? बहुत सरल है। क्या करें? पहला, सुबह उठकर या नहाने से पहले 10 मिनट शरीर की गुनगुने तिल के तेल से मालिश करें। ठीक है। दूसरा, दिन में कम से कम 15 मिनट धूप में जरूर बैठें। और क्या ना करें? पहला, फ्रिज का ठंडा पानी या कोई भी ठंडी चीज खाने पीने से बचें। बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा, देर रात तक ना जागें, क्योंकि ये शरीर में वात दोष को बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शीत ऋतु से डरने की नहीं, बल्कि उसे एक दोस्त की तरह समझने की जरूरत है। जैसा कि डॉक्टर कुरेले की स्रोत में कहा गया है, यह मौसम स्वास्थ्य निर्माण की प्रयोगशाला है। ये एक मौका है अपने शरीर को जानने का और उसे आने वाले तूफानों के लिए तैयार करने का। बिल्कुल, आयुर्वेद का मूल सिद्धांत ही यही है, प्रकृति के साथ लड़ना नहीं, उसके साथ तालमेल बिठाकर चलना। जो व्यक्ति ऋतु के अनुसार अपनी दिनचर्या और आहार को ढाल लेता है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता। थोड़ी सी समझदारी और अनुशासन से इस मौसम को बीमारियों का नहीं, बल्कि पूरे साल की सेहत का आधार बनाया जा सकता है। तो इस जानकारी के बाद सोचने के लिए एक विचार ये है कि अगर ये सर्दियां सच में हमारे पूरे साल के स्वास्थ्य की नींव रखने का समय है, तो इस मौसम में अपनाया गया आपका वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव होगा जो आने वाली गर्मियों और बरसातों में आपकी सेहत पर सबसे बड़ा और सकारात्मक असर डाल सकता है?